हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं गारंटीड एमसीक्यू फॉर क्लास 12 फिजिक्स फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, दैट इज योर फर्स्ट चैप्टर इन फिजिक्स। हाँ, चलिए यहां पर ना आपको एक चीज जरूर हर बार की तरह मेंशन करूंगा कि गारंटीड एमसीक्यू, क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की गारंटी दी जा सकती है कि सर ये फालतू जो है बेवकूफ बना रहे हो? बिल्कुल नहीं। याद रखिए कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है ना, ये आसमान से टपक के नहीं आएंगे भाई। 90% क्वेश्चन वो आएंगे जो बच्चों ने पहले देखे हुए हैं। तो बस मेरी कोशिश यही है कि आप जब अपने एग्जाम में जाएं तो पूरे क्वेश्चन जो आपको देखे जो है ना देखे हुए मिले, और आपको हर एक वीडियो में जो एमसीक्यू हो, चाहे आपका असर्शन रीजन हो या फिर केस स्टडी होंगे, ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन और एग्जाम के एनालिसिस से होंगे। एनसीईआरटी की एक एक लाइन इसमें कवर की जाएगी, तो कॉन्सेप्ट कवर किया जाएगा, एग्जाम्पलर कवर की जाएगी। तो फिर क्या छूटेगा भाई? प्रीवियस ईयर आपके जेई एंड नीट के क्वेश्चंस, इसके अलावा एम्स के क्वेश्चन बहुत सारे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो बस मैं यही कहूंगा कि ये वीडियोस जो है ना, सिर्फ मजाक या जुमला नहीं है। आप इन वीडियोस को देखिए और जितने भी पार्ट्स इन वीडियोस के बनते चले जाएंगे, आप अपने शानदार स्कोर करेंगे और इसके साथ साथ एकदम देखे हुए क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे। सिर्फ आपको इन वीडियोस में फेथ होना चाहिए, और आपकी इस फेथ के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम यहां पर देखेंगे और ये क्वेश्चन आपका 4 से 5 मिनट जरूर लेगा, लेकिन आप ये मान के चलिए आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होंगे। देखिए, तो क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस R। से वी हैव अ रिंग एंड कैपिटल Q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस रिंग। हाँ, तो ये जो चार्ज है ना, इस रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया और इस रिंग के सेंटर पे एक छोटा सा चार्ज Q रखा गया है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है। अब इस Q के बारे में ये नहीं कहा कि ये Q पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आगे इसके बारे में कहेगा। और आपको इन स्टेटमेंट को पढ़ के ये बताना है कि इस Q के बारे में, इस टेस्ट चार्ज Q के बारे में जो कहा जा रहा है, ये कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन से गलत हैं। हो सकता है चारों सही हो जाएं, हो सकता है कि आपका एक ही स्टेटमेंट सही हो, तो हमें चारों को पढ़ना पड़ेगा। देखिए जरा, इफ Q इज ग्रेटर देन 0, यानी कि यहां पे कह रहा है कि ये जो छोटा टेस्ट चार्ज सेंटर पे रखा है ना, ये 0 से बड़ा है। 0 से बड़े का मतलब क्या? कि ये पॉजिटिव है। कैसा है? ये पॉजिटिव है। 0 से बड़े का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। नाउ इफ Q इज ग्रेटर देन 0 एंड इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सेंटर इन द प्लेन ऑफ रिंग, इट विल बी पुश्ड बैक टुवर्ड्स द सेंटर। कहा जा रहा है कि अगर आपका ये जो चार्ज है, ये चार्ज Q जो है, यदि ये आपका 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा का मतलब क्या? यदि ये पॉजिटिव है। कैसा है? यदि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा। एंड इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम अवे फ्रॉम द सेंटर, आपने क्या किया? मान के चलो ये चार्ज आपका पॉजिटिव है, ठीक है, पहले वाले केस में, पहला वाला केस है ना, तो ये आपका चार्ज पॉजिटिव और आपने इसको सेंटर से डिस्प्लेस किया। ठीक, इन द प्लेन ऑफ रिंग, प्लेन ऑफ रिंग का मतलब समझो, सेंटर से डिस्प्लेस तो हम ऐसे भी कर सकते थे ना, इसको इस डायरेक्शन में, इसकी एक्सिस के अबाउट, लेकिन उसने क्या कहा? इन द प्लेन ऑफ रिंग। प्लेन ऑफ रिंग का मतलब है कि इसी प्लेन में आपको इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है ना। नाउ अभी देखो, तो आपने जब इसको डिस्प्लेस किया तो आगे क्वेश्चन में कहा गया कि इट विल बी पुश्ड बैक टुवर्ड्स द सेंटर। अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज को सेंटर से अवे डिस्प्लेस करेंगे तो ये वापस अपने सेंटर पे लौट करके आ जाएगा वापस। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है पहले वाले केस में, और ऊपर वाली जो रिंग है वो भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन के कारण इसको ये वापस भेज देगी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यहां पर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ेंगे, बी को भी चेक कर लेते हैं, बी दिया है करेक्ट जो है या फिर नहीं है। नाउ तो बी में दिया गया है इफ Q इज स्मॉलर देन 0 या लेस देन 0। 0 छोटा है, 0 छोटे का मतलब क्या है? नेगेटिव है। अगर Q आपका नेगेटिव है, जरा सोचो, Q आपका कैसा है? नेगेटिव है, और अब आपने इसको सेंटर से डिस्प्लेस किया इन द प्लेन ऑफ रिंग, इट विल नेवर रिटर्न टू द सेंटर। अगर आपने इसको जो है ना, इसको सेंटर से जो ऊपर डिस्प्लेस कर दिया है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव जो चार्ज रिंग है, इस नेगेटिव को क्या कर लेगी? अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी और दोबारा से ये नेगेटिव चार्ज नीचे नहीं जाएगा, है ना। तो ये बात भी सही लिखी हुई, बोला इट विल नेवर रिटर्न टू द सेंटर एंड विल कंटिन्यू टू मूव अंटिल इट हिट्स द रिंग, यानी कि जब तक ये रिंग को हिट नहीं करते तो जब तक जो है ये ऊपर जाता रहेगा। ये बात ठीक है ना, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी यहां पर सी, मैं सी ऑप्शन को ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा, ऑप्शन ही बड़ा जो है जबरदस्त है। इफ Q इज लेस देन 0, यदि Q 0 से छोटा है,
क्यू जीरो छोटा यानी कि अगर क्यू नेगेटिव है, इट विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जानते हो, किसी एक्सिस के अबाउट या किसी पॉइंट के अबाउट, किसी सेंटर के अबाउट, भाई इस तरह से अगर मोशन जो है आपका इस तरह से हो रहा है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। समझे ना? इस तरह से पहले ये इस साइड जाए, वापस सेंटर पे आए, फिर इस साइड जाए, फिर वापस सेंटर पे आए। तो देखिए जरा अभी तो कह रहा है कि यदि इफ क्यू इज नेगेटिव, इफ क्यू इज नेगेटिव इट विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस का मतलब क्या है कि मान के चलो ये आपके पास एक रिंग है और इस रिंग की जो एक्सिस है वो ये है, एक्सिस जानते हो ये होती है, ठीक है। तो अगर आपने इस चार्ज को, वेट थोड़ा सा, चलिए, अगर आपने क्योंकि देखो इस बार क्या कर रहा है, बोला इफ क्यू इज नेगेटिव, अगर आपने इस चार्ज को जो कि नेगेटिव है, आपने इस चार्ज को इसके सेंटर से हल्का सा डिस्प्लेस किया, तो क्योंकि ये चार्ज, क्योंकि ये रिंग जो है ना, ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज है, ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज है। तो जब आप इस रिंग से जब आप इस प्लस चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को, जब आप इस नेगेटिव चार्ज जो इसके सेंटर पे रखा है, आप इसको डिस्प्लेस करोगे, यानी सेंटर से हल्का से इस साइड खिसकाओगे, तो मान के चलो ये चार्ज यहाँ पे आ गया, तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, ये इस वाले चार्ज पर, नेगेटिव चार्ज पर, जिसको हमने सेंटर से यहाँ शिफ्ट करा दिया, ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब फोर्स लगेगा तो इसमें एक्सेलरेशन भी होगी, तो अचानक से ये जो चार्ज इस साइड मूव कर रहा था, ये सेंटर पे जाकर रुक नहीं पाएगा, तो ये आगे बढ़ा हुआ चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। फिर क्या होगा भाई, ये वाली जो रिंग इसको अब इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगी, करेगी नहीं करेगी, तो फिर से दोबारा से इसके सेंटर पे जाकर के रुक नहीं पाएगा। तो एक्चुअल में हम देखते क्या है कि ये इसको नेगेटिव को आपने यहां से डिस्प्लेस कराया, इस रिंग ने इसको यहां पर अट्रैक्ट कर लिया इस डायरेक्शन में, अब अट्रैक्ट किया तो जो ये है ना, इसके पास वेलोसिटी आ गई, तो ये सेंटर पे नहीं रुक पाए, ये आगे बढ़ गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हुआ कुछ इस तरह से कि यहां से इस रिंग ने दोबारा से इसको खींचा, तो अट्रैक्शन के कारण ये फिर से इस डायरेक्शन में गया, लेकिन सेंटर पे जाके फिर नहीं रुक पाया, फिर आगे बढ़ गया, फिर दोबारा से इस रिंग को खींचा, तो अब इस बार क्या होने लगा, अब इस बार जो है इसका मोशन कुछ इस तरह से हो गया, यानी कि ये जो मोशन कैसा है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में कन्वर्ट हो गया। तो भाई ये बात एकदम ठीक लिखी हुई है कि अगर आपका जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को अगर आप सेंटर से डिस्प्लेस करते हो, लेकिन इन द प्लेन, जैसे कि सेकंड वाले ऑप्शन में इन द प्लेन, तो फिर ये चार्ज जो है इससे जाकर के चिपक जाएगा। लेकिन अगर आप इसको अलोंग द रिंग डिस्प्लेस करते हैं, अलोंग द एक्सिस डिस्प्लेस करते हैं, तो यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन होने लगेगा। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट दिया है। तो इस तरह से अगर मैं देखता हूं ए, बी और सी तीनों करेक्ट ऑप्शन मेरे हो रहे हैं, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। दैट मींस फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो डी चला जाएगा और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है, इन फिगर टू पॉजिटिव चार्जेस Q2 एंड Q3, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, फिक्स्ड अलोंग द वाई एक्सिस। हमारे पास यहाँ पर दो फिगर हैं, मतलब जो है ना, यहाँ पे देखो इस फिगर में दो चार्जेस हैं, एक Q2 है और एक Q3 है, वाई एक्सिस पे रखा गया है, ठीक है। एक्सर्ट ए नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन द प्लस एक्स डायरेक्शन। ये दोनों चार्जेस Q2 और Q3 मिलकर के इस डायरेक्शन में, ऑन चार्ज Q1 लिखा है ना, Q2 और Q3 मिलकर के इस Q1 पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं। इसका मतलब यह है कि Q2 जो है ये वाले चार्ज को, इस Q1 को इस डायरेक्शन में खींच रहा होगा, ठीक है, Q1 को, और Q3 इस डायरेक्शन में खींच रहा होगा बराबर मैग्नीट्यूड से। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बीच में से जाएगा। बीच में जाने का मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट प्लस एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो यहां से एक चीज तो मुझे क्लियर होती है ना कि ये वाला चार्ज जो Q1 है ये नेगेटिव होगा, तभी तो ये दोनों इनको अट्रैक्ट कर पाएंगे, और तभी तो इन दोनों को अट्रैक्ट करने के बाद ही तो जो है रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये पॉजिटिव होता तो उसको ऐसे रिपेल करते, ठीक है, और रिपेल करते तो इनका रिजल्टेंट यहां जाता, समझे ना। तो यहां से क्लियर हो गया ना। आगे कहा जा रहा है इफ ए पॉजिटिव चार्ज प्लस Q इज एडेड एट x,0, यानी कि प्लस Q चार्ज को इस सिस्टम के आगे प्लस Q चार्ज आपने ऐड कर दिया। देखो लिखा है ना, इफ ए पॉजिटिव चार्ज Q इज केप्ट हियर नाउ, तो फोर्स ऑन Q1, इस Q1 पर फोर्स बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो जरा सोचो, अगर मैं यहां पर एक चार्ज Q रख देता हूं जो कि पॉजिटिव है, अब अगर ये नेगेटिव है तो ये जो प्लस Q है ये इसको इसी डायरेक्शन में तो खींचेगा ना,
समझे ना। तो क्योंकि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन इन दो Q2 Q3 के कारण जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन और इस Q के फोर्स की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो फिर आपके ये दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगे, जिसके कारण से इस फोर्स की जो इंटेंसिटी है ये क्या हो जाएगी, शैल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर ये नेगेटिव चार्ज क्यू रख देते तो क्या होता, ये नेगेटिव अपन को पता पड़ गया था, अगर ये नेगेटिव होता तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा था, जिसके कारण से ये दोनों फोर्स ऑपोजिट नेचर के होने के कारण से फिर इसकी जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती। लेकिन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, ए जाएगा, बिकॉज यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, जिसके कारण से दोनों ही केसेस में जो फोर्स लग रहा है वो इस प्लस एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। ठीक है, कौन से स्फीयर से जो फ्लक्स होगा वो लार्जेस्ट होगा। देखिए तो एक्चुअल में यहाँ पर याद रखिए फ्लक्स जो है ना शेप पर डिपेंड नहीं करता, याद रखिए शेप साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मान के चलो अगर आपके पास एक क्लोज्ड बॉडी है, इसके अंदर चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो इससे जो फ्लक्स कनेक्ट होगा दैट फ्लक्स विल बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअल में क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है कि इस स्फीयर के अंदर या इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है। अब क्योंकि इन सभी सरफेसेस के अंदर चार्ज क्यू एनक्लोज है, मीडियम के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो हम एयर मान लेते हैं, तो सभी के अंदर एयर है, तो फिर किसके अंदर जो फ्लक्स ज्यादा बनेगा, बोला अगर जिसके अंदर चार्ज ज्यादा होता उसके अंदर फ्लक्स ज्यादा बनेगा। अब क्योंकि चार्ज सबके अंदर सेम है, मीडियम सबका सेम है एप्सिलॉन नॉट, तो फिर जो फ्लक्स होगा ये सबके लिए सेम होगा, इट विल बी सेम फॉर ऑल। पर 4 आपको जो मिल रहा है एक बार बढ़िया से पढ़िए, एकदम कोर कॉन्सेप्ट की आपको खुशबू यहां से आएगी। देखिए कहा जा रहा है कि आपके पास 5 चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 Q5, और ये इस फिगर में जिस तरह दिखाए गए हैं ये वैसे रखे हुए हैं। आगे कह रहा है कि द गॉस लॉ इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। हमने पढ़ा है गॉस लॉ में कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन अपने पास मेन। अभी यहां पर इस इक्वेशन के बारे में आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछ रहा है कि विच वन इज करेक्ट। नाउ आगे तो पहला स्टेटमेंट जो मिल रहा है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द LHS, दैट मीन्स इस इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड में जो E दिया हुआ है ना, जो E दिया हुआ है इसका कंट्रीब्यूशन कौन कौन से चार्जेस का है। दैट मीन्स देखो मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे अगर मैं लिखता हूं कि फाई E इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये Q कौन सा होता है, भले ही गॉसियन सरफेस के बाहर कितने भी चार्जेस क्यों ना रखे हों, Q1 Q2 ये अंदर है, गॉसियन सरफेस के बाहर जैसे मान के चलो Q2 Q4 अंदर है, गॉसियन सरफेस के बाहर कितने भी चार्जेस क्यों ना रखे हों, Q3 Q1 Q5, ये जो फ्लक्स है ना ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, चार्ज एनक्लोज्ड पे। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस में दैट मींस ये गॉस लॉ में जो हम Q यहां पर प्लेस करते हैं, ये जो Q आपको RHS में दिखाया जा रहा है, ये Q कौन सा वाला होगा, ये नेट चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। दैट मींस जो Q होगा ना ये कौन सा होगा, Q2 और Q4 को मिला करके बनेगा, समझे। तो बाहर इस गॉसियन सरफेस में कितना भी चार्ज क्यों ना हो इससे मतलब नहीं है, इसके अंदर कितना चार्ज है सिर्फ इससे मतलब है, समझे। तो ये जो Q आपको RHS में दिखाई दिया जा रहा है ये Q कौन सा वाला है, अंदर वाला। ठीक है नाउ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर वाले चार्जेस की होती है, तो आंसर है बिल्कुल नहीं। याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपने लिखा है ना E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब निकालते हैं तो Q जो होता है ये अंदर वाला होता है सरफेस के, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ये बाहर वाली भी होती है। जैसे मान लो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर अगर जो है माइनस चार्ज रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज, तो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी और इसके अंदर जाकर आकर के वो टर्मिनेट हो जाएंगी। तो बाहर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी कंट्रीब्यूट करती है फ्लक्स में। तो इस इक्वेशन में, बस इस क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि इस इक्वेशन में आपको जो E और Q दिए गए हैं ये कौन कौन से हैं। तो याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्जेस का कंट्रीब्यूशन होती है, यानी कि अंदर वाले चार्जेस को के कारण भी और बाहर वाले चार्जेस के कारण भी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो गॉस लॉ में दिखाई जाती है ये सभी चार्जेस का इफेक्ट होती है, जबकि चार्ज जो इसमें दिखाया जाता है ये सिर्फ और सिर्फ चार्ज एनक्लोज होता है। तो यहां पर सेकंड वाला अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द LHS ऑफ अबव इक्वेशन विल हैव ए कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सभी चार्जेस के कारण
कंसीडर की जाती है, जबकि चार्जेस सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले ही कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है ना, ये बात हो गई। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अभी बोथ ई ऑन द LHS एंड Q ऑन द RHS विल हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम Q2 एंड Q4 ओनली। कह रहा है कि जो है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ Q2 और Q4 के कारण होगा, तो भाई ये वाला स्टेटमेंट गलत है। बता दिया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट होगा वो सारे चार्जेस के कारण होगा, और ये जो Q लिखा है ये सिर्फ एनक्लोज्ड यानी कि अंदर वाले चार्जेस के कारण होगा। तो इसको अच्छे से ध्यान देके चलेंगे आप। आगे बढ़े, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया जा रहा है, सिंपल सा पैटर्न है, अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, आपके पास ये एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज यहां पे ला करके रख दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न जो है आपको समझ लेना है, कौन सा पैटर्न ठीक है जरा देख के तो बताओ। ये वाला जो ये प्लस Q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां जाएंगी, और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ सकती हैं? देखिए जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ सकती हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं आएंगी। पता है क्यों नहीं आएंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि अगर ये छोटा सा चार्ज प्लस Q यहाँ रखा है तो उसने नेगेटिव चार्ज को यहाँ इंड्यूस कर लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? इस फेस पर क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हालांकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न है वो फिर कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो आपका जो ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। पता है क्यों? बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये सरफेस पर परपेंडिकुलर नहीं है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस पर 90 डिग्री बनाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। जबकि इसमें क्या बता रहा है कि इसमें देखो पॉजिटिव, जो इस साइड पॉजिटिव बन जाएगा ना इंडक्शन के कारण, तो यहाँ पर जो फील्ड लाइन अंदर की साइड नहीं जा पाएंगी, यहाँ पर फील्ड लाइन अंदर की साइड नहीं जा पाएंगी, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फील्ड लाइन बाहर भी जा रही है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो फील्ड लाइन सरफेस पर परपेंडिकुलर भी है। तो दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन एंड ऑप्शन इज ए। नाउ आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहा जा रहा है, फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच एन इलेक्ट्रिक डायपोल P वेक्टर इज प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। आपको ये दिया जा रहा है और उसमें एक डायपोल रखा गया है। पूछ रहा है कि डायपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, क्या डायपोल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा? क्या डायपोल पर कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा? तो आंसर इज, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। पता है क्यों? क्योंकि अगर डायपोल आपका इस तरह से रखा होता एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इस तरह से, तो होता कि भाई ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इस पर जो है फोर्स इतना लगेगा, F इज इक्वल टू QE, और बराबर फोर्स लग जाएगा F इज इक्वल टू QE ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो फिर ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ घूमता रहता है, इस पे टॉर्क लगता है, लेकिन नेट फोर्स क्या हो जाता? जीरो। ठीक, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। द डायपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर क्या है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म। तो आप देखेंगे कि पीछे की साइड, ये वाला, ये जो पीछे की साइड वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पास पास में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये होगी वीक। तो पॉजिटिव चार्ज पर रिपल्जन फोर्स लगेगा लेकिन वीक लगेगा, और नेगेटिव चार्ज पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है फोर्स लगता है नेगेटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड के, और ये वाला फोर्स होगा स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर इस केस में जो नेट फोर्स हो जाएगा, दिस विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। लगेगा ही लगेगा, या मैं कहूँ टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है ना? तो डायपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स द राइट साइड में नेट फोर्स लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं, बिकॉज राइट साइड में वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये भी गलत, ये भी गलत। नेट फोर्स कहाँ लगेगा? टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो इसका जो है ना सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहा जा रहा है, ए पॉइंट चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस D फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट। देखिए जरा, तो यहां पर आपके पास एक कंडक्टिंग प्लेट हो गई, और इससे D डिस्टेंस की दूरी पर आपने एक पॉजिटिव चार्ज, छोटा सा चार्ज रख दिया। नाउ ये दिया ना, फ्रॉम ए कंडक्टिंग प्लेट, ये प्लेट कंडक्टिंग है। द फील्ड एट पॉइंट P ऑन द अदर साइड ऑफ प्लेन, है ना, ऑन द अदर साइड ऑफ प्लेन। मान के चलो ये आपके पास शीट है या ये आपके पास एक प्लेन है, तो इसके अदर साइड पर, दैट मीन्स इस साइड पर जो फील्ड है ये कैसी बनेगी, और इसके 4 ऑप्शन आपको दे दिए। तो देखो पहले अपन तो अपनी बात सुनते हैं, ऑप्शन बाद में पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में क्या होगा ना कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा कि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा कि यहाँ से चार्जेस को इंड्यूस कर लेगा, ये चार्ज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो फील्ड बनेगी वो कुछ इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से। ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन देखो पूछा गया है ना, और एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर जो है ना क्योंकि अगर इस एंड पर नेगेटिव आए तो इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे,
तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाएगी, बोला कुछ इस तरह से। कैसे जाएगी, इस तरह से। और जो है ना सीधी जाएगी क्या, हाँ जी बिल्कुल सीधी जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेटेलिक प्लेट पर 90 डिग्री बनाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इस प्लेट पर परपेंडिकुलर, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर तो है, एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, इस प्लेन से दूर की साइड है ना, ऐसा नहीं कि ऑपोजिट डायरेक्शन, इस साइड में, ठीक है। तो अवे फ्रॉम द प्लेन है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर जो दिया गया है, यहां पर समझो एक बार, अ हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली, ठीक है। मान के चलो आपके पास एक हेमिस्फीयर है जिसको आपने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया यूनिफॉर्मली, ठीक है ना। तो क्योंकि अगर मान के चलो ये शीट है, इसी शीट को मैंने जो है घुमा के ऐसे कर दिया, ये बन जाएगा हेमिस्फीयर ना। तो अगर इस शीट को मैं चार्ज देता हूं तो ये सारा का सारा चार्ज जो है दोनों जगह पे आ जाता है ना। इसी तरह से मैं चार्ज अंदर भी दिखा सकता हूं और बाहर भी, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे दिखा दिया ना। अभी कह रहा है कि हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड। अब अगर मैं इसका डायमीटर, दैट मीन्स ये जो है इसका पूरा इसका डायमीटर हो गया, तो अगर मैं देख रहा हूं कि इसके डायमीटर पर अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि ये इसका सेंटर हो गया और मैं सेंटर से दूर में, चलो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो किस डायरेक्शन में होगी, ऐसा मुझे देखना है। तो मान के चलो ये डायमीटर है पूरा ये, और ये इसका सेंटर हो गया। अब इस सेंटर से जो है मैं देख लेता हूँ कहीं भी अवे फ्रॉम द सेंटर, हाँ, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एक बार हम इसको ध्यान से देख लेते हैं। तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, एक्चुअल में क्या होता है कि इसको हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं। मान के चलो ये हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब हेमिस्फीयर है तो चलो इसके, क्योंकि हेमिस्फीयर है तो ये क्लोज बॉडी नहीं है, तो इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकती है, इस साइड भी बन सकती है, ठीक है। तो चलो मान के चलो, तो इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी, लेकिन हमें नहीं पता कैसे बन रही होगी। अगर मैं इस हेमिस्फीयर को कवर कर देता हूं ऊपर से, ये कुछ इस तरह से कर दूं, तो ये पूरा स्फीयर बन जाएगा। हालांकि ये अभी ओवल शेप दिख रहा है ना, अगर मैं इसको कवर कर दूंगा तो ये पूरा स्फीयर बन जाएगा। तो एक्चुअल में क्या होगा, अगर ये पूरा स्फीयर बन गया तो फिर इसके इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी जीरो। इसके इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो सिर्फ और सिर्फ जब हो सकती है जब नीचे वाले स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान के चलो ऊपर है, हमने कहा कहाँ है, बोला ऊपर है, ठीक है। तो ऊपर वाले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ठीक इसके जस्ट ऑपोजिट हो, जस्ट ऑपोजिट हो और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, सिर्फ तभी ये जो है ना जो है मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, वही परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। ये तो आपका जो है एक्सप्लेन करने का एक मेथड हो गया, ठीक है। नाउ अभी दूसरा जो तरीका है वो कुछ इस तरह से है कि हम ये मान लेते हैं कि मान के चलिए कि हमारे पास ये जो रिंग आप देख रहे हो, ये आप हेमिस्फीयर देख रहे हो ना, ये मान लेते हैं कि ये छोटे छोटे नंबर ऑफ रिंग से मिलकर के बना है। कैसे रिंग मिलकर बना है, ये कई सारी जो है ना, ये कई सारी रिंग से मिलकर के बना है। तो मैंने एक जो है रिंग यहाँ पे दिखाई, फिर एक रिंग जो है मैंने यहाँ पे दिखाई, फिर एक रिंग यहाँ पे दिखाई। तो इन सभी का, जैसे एक रिंग के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो ना इसकी एक्सिस पे, तो हम देखते हैं कि इसका एक कंपोनेंट जा रहा है यहाँ पर, इसका एक कंपोनेंट जा रहा है यहाँ पर, फिर आप इसके दो कंपोनेंट करेंगे तो इसके जो पैरेलल कंपोनेंट होंगे ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही सिर्फ बचेगा। समझे ना, डायमीटर पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इस तरह से हम ये जो है मान सकते हैं कि इसमें जो है बहुत सारी रिंग्स जो है बनी हुई और उन सभी रिंग्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो बचेगा, लेकिन पैरेलल कंपोनेंट जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 10 जो हमें दिया जा रहा है वो कुछ इस तरह से है, अ होलो मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ये मान लो हमारे पास एक स्फीयर हो गया, इसकी रेडियस कैपिटल आर है और इसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। देखिए इस स्फीयर की रेडियस जो है ना ये आर है, स्फीयर की रेडियस कितनी है, ये आर है, ठीक है। अभी कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी आर डिस्टेंस पर, कैसे, स्मॉल आर डिस्टेंस पर, ये जो है ना किस तरह की होगी ये हमें देख लेना है। तो कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज। कह रहा है कि जैसे जैसे जो है आर बढ़ेगा, स्मॉल आर बढ़ेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी फॉर आर लेस देन कैपिटल आर। कैपिटल आर मतलब इसकी रेडियस है और रेडियस से छोटा, क्या कह रहा है, रेडियस से छोटी यदि आपकी डिस्टेंस है। स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर वो डिस्टेंस है, स्मॉल आर क्या है, वो डिस्टेंस है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब जरा सोचो ध्यान से, हाँ, कि क्या कह रहा है
कि ई डिक्रीजेज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज। कह रहा है कि जैसे जैसे आर यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। फॉर, लेकिन ये बात उसने कितनी डिस्टेंस के लिए कही कि यदि आपकी जो डिस्टेंस है स्मॉल आर ये रेडियस से छोटी है। भाई अगर आपकी डिस्टेंस रेडियस से छोटी है तो भाई मेटेलिक स्फीयर के अंदर, मेटेलिक बॉडी के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे भी जीरो होती है। अगर आपकी डिस्टेंस रेडियस से छोटी है, इस आर से छोटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे ही जीरो रहती है, तो डिक्रीज होने का सवाल तो खत्म हो गया, जीरो रहती है भाई, ना बढ़ेगी ना कम होगी, तो इंक्रीज होने का भी सवाल खत्म हो गया। अभी देखो वो कह रहा है जीरो, जीरो रहती है एज आर इंक्रीजेज, फॉर जीरो एज आर इंक्रीजेज, फॉर आर ग्रेटर देन जीरो, फॉर आर ग्रेटर देन आर। यानी कि अगर आप रेडियस आपकी बड़ी है, यदि रेडियस बड़ी है और डिस्टेंस छोटी है रेडियस से, यानी कि इस स्फीयर के अंदर की बात कर रहा है, स्फीयर के अंदर की बात कर रहा है, तो इस केस में क्या है आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जीरो होगी। ठीक है, नाउ डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फॉर आर ग्रेटर देन दिस, यानी कि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो रहेगी, और जैसे जैसे जो आर की वैल्यू है, जैसे जैसे इस आर की, स्मॉल आर की वैल्यू इस रेडियस से बड़ी होती चली जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। क्या ये बात ठीक है? हाँ जी, अभी तो ठीक लग रही है। नाउ अभी क्वेश्चन में क्या दिया है कि जीरो, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी किसके लिए? फॉर आर लेस देन रेडियस, यानी कि रेडियस छोटा है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ये बात तो ठीक कह रहा है। इंक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज, वो कह रहा है कि जैसे जैसे ये आप डिस्टेंस बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, ये बात तो गलत है, आप जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। 11 में जो दिया गया है आपको वो कुछ इस तरह से है कि ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेल, एक सिलेंड्रिकल शेल जो कि स्फीयर की जैसे दिखाई दे रही है ना अभी, कैरीज पॉजिटिव चार्ज, ये जेई में पूछा गया, यही क्वेश्चन आएंगे भैया आपके, नोट कर लो। ये जो ना इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर वाली सरफेस है, पॉजिटिव चार्ज जो है सिग्मा आपने सरफेस डेंसिटी मान ली, और नेगेटिव सिग्मा लोअर हाफ सरफेस पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अराउंड द सिलेंडर विल लुक लाइक फिगर गिवन बिलो। ठीक है, नॉट ड्रॉन टू स्केल। नाउ अभी देखिए, तो कह रहा है कि भाई आपके पास ये कुछ इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर जो है ना अपर हाफ में पॉजिटिव चार्ज है और लोअर हाफ में जो है नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन सी सही होंगी? ठीक, तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो जो है अगर अकेला पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे जाना चाह रही है, यहाँ पे जाना चाह रही है, यहाँ जाना चाह रही है, लेकिन अगर इस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव दिखाई देता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ जाने की बजाय, सीधे जाने की बजाय ये ऐसे मुड़ जाती है। होता नहीं होता? ऊपर जाने की बजाय ये ऐसे मुड़ जाती है। हाँ, तो बस ये वाला पैटर्न देख लो कहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये वाला पैटर्न तो जो है आपका, ये वाला पैटर्न तो जो है गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है बिकॉज यही पॉजिटिव फील्ड लाइन जो वहां जा रही हैं ये मुड़ जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? मुड़ जाएंगी। तो ये वाला पैटर्न गलत है। नाउ आगे देखेंगे, ये वाला पैटर्न भी देखो, ये मुड़ तो गई, लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना ये शार्प एज है। कैसा एज है? शार्प एज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में शार्प एजेस नहीं होते। ये वाला एकदम ठीक है जैसा अपन ने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर तो काम ही खत्म हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पॉजिटिव सीधे जा रही थी, इनको ऐसे मुड़ना चाहिए था। ये नहीं, ये बता रहा है कि नेगेटिव चार्ज कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। ये वाला भी इसलिए गलत हो गया। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो आपको दिया जा रहा है वो कुछ इस तरह से है कि आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, बताओ कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही जो रिप्रेजेंटेशन है। तो भाई ये वाला ऑप्शन तो गलत है। बताओ क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, अब ये वाले में देखो, आप बताओ ये सही हो सकता है गलत? चलो मैंने बता दिया गलत है, लेकिन जरा सोचो क्यों? बिकॉज ये कंडक्टर है, लिख के दिया ना कंडक्टर, और कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा 90 डिग्री बनाती हैं। तो यहाँ पर तो अलग अलग एंगल बना रही है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। ये वाला ऑप्शन आपका सही है, लेकिन ये वाला गलत है। बताओ क्यों? बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हो नीचे अंदर यहाँ पर क्लोज लूप बन रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती? बिकॉज क्लोज लूप का मतलब होता है जहाँ से स्टार्ट हो वहीं पे खत्म, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे खत्म। तो ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। आगे बढ़ेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ अभी देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, अभी देखो बढ़िया सा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, बढ़िया सा क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो भाई कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है?
देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज, ये स्टेटमेंट ठीक है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट टेकन एज कंटिन्यूअस कर्व, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस और स्मूथ कर्व ही होते हैं। कंटिन्यूअस कर्व का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, अब हवा में ये खत्म नहीं हो जाएगी, ये जब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि इसको नेगेटिव चार्ज नहीं मिल जाए, ये नेगेटिव चार्ज तक कंटिन्यूसली आगे बढ़ती चली जाएगी। अगर नेगेटिव नहीं मिला तो इन्फिनिटी तक ये कंटिन्यूसली जाती चली जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी कंटिन्यूस कर्व होते हैं, और ये वाला स्टेटमेंट कैन नॉट लगा दिया, इसलिए ये गलत हो गया। आगे बढ़ेंगे। 14 में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना कि एज शोन इन फिगर, भाई फिगर में बताया जा रहा है कि आपके पास एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। स्फेरिकल शेल के अंदर द चार्जेस आर केप्ट नियर द सरफेस ऑफ कैविटी ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ सेंटर ऑफ शेल, मतलब इस शेल के ऑपोजिट साइड्स पर ये रखा हुआ है। इफ सिग्मा 1 इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस, यानी कि इनर सर देखो ये चार्ज इंड्यूस करेगा, ये चार्ज नेगेटिव इंड्यूस करेगा, तो सिग्मा 1 क्या हो जाएगी, सिग्मा 1 जो है इसके इनर सरफेस की जो है चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है तो ये जो है पॉजिटिव को इंड्यूस करेगा, ठीक है ना। अभी देखो तो इसके बाद क्या कह रहा है कि इसके अंदर जो भी इस सरफेस पर जो चार्ज आएगा ना, इस सरफेस पर इनर सरफेस पर जो चार्ज आ जाएगा इंड्यूस करने के बाद, इसको कहा जा रहा है Q1। सिग्मा 1 इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन सरफेस चार्ज ऑन इनर सरफेस एंड Q1 विद द नेट चार्ज ऑन इट। क्या कह रहा है, नेट चार्ज कह रहा है, क्या कह रहा है, नेट चार्ज। भाई उसने कहा Q1 विद द नेट चार्ज ऑन इट, नेट चार्ज पे ध्यान दो। सिग्मा 2 बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन आउटर सरफेस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा 2 होगी, एंड Q2 बी द नेट चार्ज ऑन इट, यानी कि जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस पर जो नेट चार्ज होगा ये Q2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दिया हुआ है, अभी आप इसको जो क्या सॉल्व करोगे, देखो मैं एक स्टेप में इसका आंसर आ रहा है, देखो जरा कि भाई इस पर नेगेटिव चार्ज भी आएगा इंड्यूस और पॉजिटिव चार्ज भी इंड्यूस कर लेगा, तो ऑटोमेटिकली अगर आप देखेंगे तो ये सारे चार्जेस मिलकर के क्या बना देंगे भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, नेट जीरो, कितनी हो जाएगी, जीरो। तो सिग्मा 1 इनर वाली जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी होगी, जीरो, ठीक है। चलो मैं इसमें ये जीरो हो गई। अभी देखो, अभी मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात कहूंगा यहाँ पर कि क्योंकि इसके अंदर नेट चार्ज कितना है, इसके अंदर नेट चार्ज कितना, इनर सरफेस पर चार्ज कितना आएगा, इसके अंदर नेट चार्ज कितना इनक्लोज है, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो नेट चार्ज इसके अंदर जीरो है। तो अगर जीरो नेट चार्ज है तो एक्चुअल में नेट चार्ज कितना इंड्यूस होगा, तो इसके अंदर जो नेट चार्ज इंड्यूस होगा इनर सरफेस पर वो जीरो ही होगा। एक्चुअल में होगा क्या कि माइनस और प्लस आएंगे तो इसके लिए इसके अंदर, लेकिन माइक्रो सेकंड्स के लिए ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो Q1 की वैल्यू जीरो। अगर सिग्मा 1 की वैल्यू जीरो है, Q1 की वैल्यू जीरो है, अगर अंदर ही चार्ज जो है इंड्यूस नहीं हुआ तो बाहर जो है चार्ज कैसे आएगा, तो ये वाली वैल्यू भी जीरो, ये वैल्यू जीरो, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आया हो। क्वेश्चन नंबर 16, 15 या 16 है ये क्वेश्चन नंबर जो अपन को मिल रहा है वो कुछ इस तरह से, कंसीडर अ रीजन इनसाइड की बात कर रहा है विच देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ चार्जेस। मान के चलो ये अपने पास एक रीजन है, इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है, बट टोटल चार्ज इज जीरो। टोटल चार्ज जीरो कब हो सकता है भाई, जब इसके पास इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हो, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट आउटसाइड द रीजन, यानी कि इस रीजन के इसके बाहर आउटसाइड फील्ड में क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड नेसेसरीली भी जीरो। मान के चलो इसके अंदर जो है जितने माइनस क्यू उतने ही प्लस क्यू, प्लस 2q माइनस 2q उस तरह से रखे हुए हैं, तो फिर जो है ना इसके अंदर का जो चार्जेस तो हैं लेकिन नेट चार्जेस जो है जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अभी कह रहा है कि इस रीजन के आउटसाइड वाले रीजन में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेसेसरीली जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना ही पड़ेगा, तो ये ऑप्शन अब गलत है। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बिकॉज यहाँ पर जो है प्लस 3q हो सकता है और इस तरह से जो है ना डायपोल ना बने, ठीक है, तो मेन चीज है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ये अपना कोई श्योर नहीं है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू डायपोल मोमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना सिर्फ और सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, मतलब जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल मोमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना इज ड्यू टू डायपोल मोमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की सिर्फ और सिर्फ डायपोल मोमेंट के कारण हो सकती है, तो ये गलत है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे चार्जेस एक जैसे एक बराबर हो इसमें, ठीक ना।
ठीक है। नाउ आगे बढ़ेंगे। वर्क डन टू मूव ए चार्ज्ड पार्टिकल अलोंग ए क्लोज्ड पाथ। अगर हम एक क्लोज्ड पाथ में चल रहे हैं या एक चार्ज को लेकर के जा रहे हैं, क्लोज्ड पाथ में जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी जीरो, तो उस केस में वर्क डन हो जाना चाहिए जीरो, लेकिन उन्होंने दिया है विल नॉट बी जीरो। तो ये वाला ऑप्शन आप गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। पता है क्यों? बिकॉज ध्यान से देखो, द डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। डोमिनेंट, उसने ये नहीं कहा कि सारी की सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, उसने कहा डोमिनेंट। इसमें क्योंकि जो चार्जेस हैं इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, तो पॉसिबल कंडीशन ये है, अपन ने पॉसिबिलिटी के केस पे तो यहाँ पे कैंसिल किया है। अपन ने ये माना था कि जरूरी थोड़ी ना है कि सारे के सारे चार्जेस जो है आपके जो है माइनस क्यू और प्लस क्यू होंगे, है ना। हो सकता है कि आपके माइनस क्यू प्लस क्यू और एक आपका जो है प्लस 3Q माइनस 2Q आ जाए, तो समझ रहे हो ना। तो इस तरह से चार्जेस भी हो सकते हैं। तो हमने तभी तो कहा था कि जरूरी नहीं है कि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। इसी तरह से कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे डायपोल बनेंगे, ठीक है, लेकिन हम ये मान के चल सकते हैं कि इसके अंदर जो ज्यादातर जो होगा वो डायपोल का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का। तो जब ज्यादातर डायपोल बन रहे होंगे, तो चाहे हम इसके एक्सियल पॉइंट पर देखें या इक्वेटोरियल पॉइंट पर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस। तो ये ऑप्शन आपका जो 16 है ये करेक्ट हो जाएगा। डोमिनेंट का है ना। चलिए ना आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको मिल रहा है सरफेस कंसिडर्ड फॉर गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ के लिए कौन सरफेस कंसीडर की जाती है? आंसर इज गॉसियन सरफेस। 18 जो आपको दिया जा रहा है उसमें लिखा हुआ है इफ क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज जीरो ओवर अ सरफेस। किसी सरफेस के लिए, मान के चलो ये आपके पास एक सरफेस हो गई, इस सरफेस के लिए अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डीएस वेक्टर का इंटीग्रेशन किया तो कह रहा है ये आपका जीरो आ रहा है। तो ये जीरो क्यों आ रहा होगा, क्या पॉसिबल रीजन होंगे? तो उन्होंने रीजन दिया है कि ये आपका ये जो प्रोडक्ट है आपका ये जीरो इसलिए आ रहा होगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के अंदर जीरो बन रही होगी और उस सरफेस के बाहर भी जीरो बन रही होगी। तो ये स्टेटमेंट जो है ना ये गलत है। पता है क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो नहीं है, लेकिन अगर इसके अंदर मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आई अंदर चली गई और अंदर से बाहर, मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है बाहर अंदर गई उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल गई, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया आपका जीरो, है ना। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया आपका जीरो। तो अगर चार्ज नहीं है, समझ गए ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड ऑन द सरफेस ऑन इट इज जीरो, ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक, जरूर थोड़ा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तभी फ्लक्स जीरो होगा, ये गलत है ना। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म से तो कोई मतलब ही नहीं है, यूनिफॉर्म अगर होगी तो ये जीरो कैसे हो सकता है, ठीक है ना। ऑल चार्जेस मस्ट बी आउटसाइड द सरफेस, जरूर थोड़ा ना कि सारे के सारे चार्जेस सरफेस के बाहर हों। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर आपका एक नेगेटिव क्यू और एक पॉजिटिव क्यू रखा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस बार क्या होगा, नेट चार्ज एनक्लोज्ड जीरो। तो इस केस में जो है ना ऑल चार्ज मस्ट बी, अंदर चार्जेस होंगे तब भी जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये जो वैल्यू है ये जीरो आ सकती है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, तो नन ऑफ दीज आपका यहाँ पर आंसर में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इफ देयर वर ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज इन यूनिवर्स, यदि यूनिवर्स में सिर्फ एक ही टाइप का चार्ज होता, से पॉजिटिव मान लो इसको, ठीक है, तो फिर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसने कहा कि यूनिवर्स में पॉजिटिव चार्ज, मतलब यूनिवर्स में एक ही टाइप का चार्ज होता, उसने ये तो नहीं कहा ना कि चार्ज को अंदर या बाहर रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो मान के चलो अगर चार्ज के बाहर रखा होता तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बनता? नहीं बनता। तो ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर आप निकालते तो क्या आता? जीरो आता ना। चार्ज है तो भाई पॉजिटिव है, एक ही टाइप का चार्ज है, लेकिन बाहर रखा है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज अगर पॉजिटिव चार्ज है इस यूनिवर्स में और बाहर रखा है तो ये कंडीशन बनेगी ना। आगे बढ़ेंगे। इफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू जीरो इफ द चार्ज इज आउटसाइड, चलिए बहुत बढ़िया भाई, ये वाली कंडीशन बन सकती थी अगर चार्ज बाहर होता तो, है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट अपना सही है, इसको देख लेते हैं। इफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इफ चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू वर इनसाइड द सरफेस। ये वाली बात भी ठीक है ना, कि मतलब जो फ्लक्स बनेगा वो जितना चार्ज इसके अंदर है इसकी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या कहें कि भाई क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम हो जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट ठीक है, तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन बी और सी चला जाएगा, 19 का डी चला जाएगा।
अब देखिए आज का ये फाइनल क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। नाउ इसकी रेडियस होगी कैपिटल आर, ठीक है। हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज थ्रू आउट इट, इस पर जो है ना पूरे में जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे में थ्रू आउट इट। थ्रू आउट का मतलब क्या है कि पूरे में, सिर्फ सरफेस पर ही, थ्रू आउट द स्फीयर। अब कह रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्टेंस का क्या रिलेशन होगा। ये आपके पास एक स्फीयर है, ये इसकी रेडियस कैपिटल आर है। अगर ये जो स्मॉल आर है ये डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो स्मॉल आर का जो रिलेशन है वो क्या होगा। कितने रीजन के लिए रिलेशन पूछ रहा है, इतने रीजन के लिए। दैट मीन्स अगर जो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है ये रेडियस से छोटी है, यानी कि रेडियस बड़ी है, रेडियस से छोटी यानी कि स्फीयर के अंदर की बात कर रहा है। कहाँ के, स्फीयर के अंदर की। तो एक्चुअल में जब हम बात करते हैं कोई भी चार्ज जो है कनेक्ट, कोई भी चार्ज पूरी तरह से जो है ना चार्ज, कोई भी स्फीयर पूरी तरह चार्ज होता है, तो फिर उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कुछ इस तरह से वेरी करती है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, और इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी। तो अगर आउटसाइड बात करें तो यहाँ पर ये वाला टिक हो जाता। अगर हम बात कर रहे हैं कहाँ पर, अगर हम बात करें कि इनसाइड, तो इनसाइड क्या होता है ना कि जैसे जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी सरफेस पर आकर मैक्सिमम, और फिर ये कम होने लगेगी। तो अंदर जो रिलेशन होता है ये रिलेशन होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन 21 का आपका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन वीडियोस को जरूर शेयर करो। आपके एक शेयर करने से ये वीडियो आगे बढ़ सकती है और ये इन वीडियोस में डाली गई मेहनत थोड़े से और स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचेगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द